नमस्कार। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। समास तो समास क्या है? जो बड़े दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो वाक्य बड़े होते हैं उन्हें छोटा करने की विधि ही समास कहलाती है। तो समास का संक्षिप्त करना, छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही समास कहते हैं। इस विधि से जो शब्द बनते हैं उन बने हुए शब्दों को कहते हैं समस्त पद। और जब इन समस्त पदों को फिर पहले की तरह ही जब अलग अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अगर देख लेते हैं उदाहरण के लिए, यहाँ दिया है गंगा का तट। गंगा का तट, तो गंगा हो गया एक पद, तट हो गया दूसरा पद। तो समास होने पर दोनों बन गया गंगा तट। इस गंगा तट को हम कहेंगे समस्त पद। ये जो गंगा तट है इसे ही हम कहेंगे समस्त पद। इसे समस्त पद कहेंगे। जब इसी समस्त पद को हम पहले की तरह पुनः जो इस स्थिति में थी, जैसे ये गंगा का तट, ये जो पहले पुनः स्थिति में थी उसी स्थिति में हम फिर से जब लेके आएंगे तब इसे हम कहेंगे समास विग्रह। अभी हमारा गंगा तट जो शब्द है इसे हम कहेंगे समस्त पद। अब इस समस्त पद को ही हम पहले की तरह, जैसे कि वो पहले जिस स्थिति में थी वैसे उसे पुनः लेके आना, उसे अलग अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं समास का विग्रह। उसे विग्रह कहते हैं होता है। तो समास के लिए कम से कम दो पदों का होना चाहिए। पहला पद को हम कहते हैं पूर्व पद और जो बाद का पद होता है उसे कहते हैं हम उत्तर पद। पहला पद मतलब पहले का शब्द और ये पूर्व पद इसे कहते हैं उत्तर पद, बाद वाले शब्द को कहते हैं। समास होने पर दोनों पदों का अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। बड़े शब्द को हम छोटा कर देते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से जब बनकर वाक्य बनता है उसे हम छोटा बना देते हैं। समास प्रक्रिया में बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्ति आपने पढ़ चुके हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? जैसे कर्ता ने, कर्ता का ने, कर को, करण से, ये सब क्या है हमारे? इन सब को हम कहते हैं कारक चिन्ह, विभक्तियाँ। तो इन विभक्तियों का लोप होता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी कर दिया जाता है। अब समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 5 प्रकार के होते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं। एक और होता है जिसे हम कहते हैं द्विगु। द्विगु समास। ये जो द्विगु समास होता है इसे कहते हैं हम द्विगु तत्पुरुष समास। तो इस तत्पुरुष जो समास है इसी के अंडर में ही आ जाता है ये द्विगु तत्पुरुष समास। इसलिए इसे गिनती में ना लेके सिर्फ 5 समास को ही गिनती में लिए हैं। लेकिन ये 6वां द्विगु समास भी है जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये द्विगु समास आप तत्पुरुष समास के अंतर्गत ले सकते हैं। अब जान लेते हैं अवयवी भाव समास। पहले हमारे समास कितने? 6 प्रकार बोल दिए हम। 6वां किसे ले लिया हमने? द्विगु तत्पुरुष समास। द्विगु तत्पुरुष समास को हमने ले लिया। तो पहला हो गया अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, इसे हम ले लेते हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो हम द्विगु समास को भी अगर नंबर में काउंट कर लिए तो हमारा समास हो गया 6। अगर हम इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ले लिए
तो समास हो गए 5। घबराने वाली कोई बात नहीं है, नंबर 5 या नंबर 6 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अवयवी भाव समास। जब अवयवी भाव समास के बारे में बता रहे हैं तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि असली अवयव क्या होता है, हम अवयव किसे कहते हैं। ऐसे पद या ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या कारक के बदलने पर भी नहीं बदलता। लिंग, वचन या कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अवयव। जो किसी प्रकार का भी चेंजेस आ जाए लेकिन उस शब्द में चेंजेस नहीं आता, उसे कहते हैं हम अवयव। तो अब एक उदाहरण देके हम बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उदाहरण देख, एक ले लिए तेज, दूसरा ले लिए बहुत, तीसरा बोलते हैं हम धीरे से ले लिया। चलो अब इस पर फर्क पड़ता है या नहीं वो बता रहे हैं। जस्ट अवयवी भाव समास है तो हम अवयव क्या है, अवयव के बारे में पहले बता रहे। तो यहाँ ले लिए हम तेज, इसका लिंग में असर पड़ता है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हर्षा, ये जो है हमारा, ये तो लड़का है। हर्षा तेज दौड़ा। चलो अब इसी को हम यहाँ कहीं स्त्रीलिंग में लिख देते हैं, ये तो हो गया पुल्लिंग। तो यहाँ हम स्त्रीलिंग में लिख लेते हैं हरिणी तेज दौड़ी। देखो तो यहाँ कहीं हर्षा तेज दौड़ा, ये हर्षा जो है पुल्लिंग है तो तेज में फ़र्क आया, तेज में कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ कने हरिणी लिखे हम, हरिणी, ये जो हरिणी है ये स्त्रीलिंग है। हरिणी तेज दौड़ी, तो यहाँ दौड़ा और दौड़ी में फ़र्क आया, ये हर्षा ये हरिणी हुई, लेकिन ये जो है तेज ही रहा। ऊपर में भी तेज हुआ, यहाँ भी तेज, मतलब यहाँ लिंग चेंज हुआ लेकिन इस तेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे शब्द होते हैं अवयवी भाव समास, जिसमें स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो या कारक के बदलने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अवयव। ऐसे शब्दों को ही कहते हैं अवयव, ऐसे शब्दों को कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा अवयवी भाव समास है ये वही है जिसमें किसी प्रकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब लिंग, वचन, कारक जो भी रहे अवयव में परिवर्तन नहीं आता। हमने अवयव का उदाहरण दे दिए, एक और अवयव का उदाहरण दे दे। चलो फिर से दे देते हैं, फिर एक शब्द दे दिए फिर, इसको हम क्या करते हैं, वचन में देख लेते हैं, इसको वचन में देख लें। हाँ यहाँ कने हम वचन में देख लेते हैं। वचन में कैसे देख लिए, मान लीजिए यहाँ किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, चलिए साहिती ले लिए हम। साहिती फिर से बोली, साहिती फिर से बोली। अब यहाँ करें साहिती जो है एक वचन है, हम यहाँ बहुवचन में ले लेते हैं। लड़कियाँ फिर से बोली। तो देखो पहला हो गया साहिती फिर से बोली, कोई फ़र्क नहीं आया ये फिर में। लड़कियाँ फिर से बोली, तो यह साहिती जो है एक वचन हुआ, ये जो लड़कियाँ हुई ये बहुवचन हुई।
लेकिन ये फिर और ये फिर, मतलब फिर में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसे शब्द होते हैं अवयव। चलिए अब हमने अवयव के बारे में आप लोगों को बता दिया है, अब समास के बारे में बता देते हैं। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। पहला पद मतलब जो आपका लेफ्ट साइड में रहने वाले जो शब्द होते हैं उसे पहला पद कहते हैं, और राइट साइड में जो शब्द होता है वो उत्तर पद कहते हैं। तो पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अवयव की भांति ही कार्य करता है। जैसे अभी हमने आपको अवयव उदाहरण दिया, उसकी तरह ही काम करता है। जैसे यथा शक्ति, तो जिसकी जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ कने जो आपका यथा है, यहाँ जो यथा है, यथा शक्ति, तो शक्ति तो कॉमन हो गया, तो यहाँ जो यथा है वो बन गया आपका अवयव। इस यथा में आप स्त्रीलिंग लगाओ, पुल्लिंग लगाओ, एकवचन, बहुवचन, कारक, कुछ भी लगाओ, इस यथा में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। यथा शक्ति जो है समस्त पद भी अवयव की भांति ही कार्य करता है। तो समझ में आ गया आपको अवयवी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है और अवयव की तरह कार्य समस्त पद। और ये विग्रह समस्त पद क्या है? समास करने की विधि से बने हुए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। जन्म, जन्म, जन्म से लेकर, ये विग्रह करने पर बना जन्म से लेकर। यहाँ करें आ जो है आपका अवयव है, इधर करें आजीवन, आमरण, ये पूरे अवयव है। प्रतिवर्ष, ये अवयव है जिसमें एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, जिससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द ही अवयव होते हैं। तो ये अवयव की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह से भी अवयवी भाव समास को हम पहचान सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मरण, मरण तक। गली, गली, प्रत्येक गली। गांव, गांव, अब प्रत्येक गांव लिख सकते हैं, नहीं तो हर गांव भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ का इस तरफ देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो आपका ये जो प्रति है वो अवयव है, दिन तो कॉमन है, प्रति आपका अवयव। बे काम, बिना काम के, तो ये जो बे है वो अवयव है। भर, पेट, पेट भर के। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, जिसकी जितनी शक्ति, तो ये जो यथा है वो अवयव है। तो यहाँ तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। मतलब इसमें क्या है, अवयवी भाव समास में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद, और इसमें क्या, पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देख लेते हैं यहाँ उदाहरण के लिए, कूड़े के लिए घर, यहाँ दिया हुआ कूड़े के लिए घर। तो ये जो घर है आपका, ये घर दूसरा पद हो गया। आपका पहला पद है कूड़े के लिए, पहला पद हो गया कूड़े के लिए, दूसरा हो गया घर। तो यहाँ करें मुख्य कौन सा पद है? घर। ये जो घर है यही आपका मुख्य पद है। पहला जो हो गया विशेषण हो गया और दूसरा घर जो हो गया विशेष्य। यहाँ करें घर, घर जो हो गया विशेष्य हो गया और कूड़े के लिए विशेषण हो गया। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद ही इम्पोर्टेंट होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेष्य होता है। दूसरा पद, समास प्रक्रिया में बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है और कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पद उनका भी लोप हो जाता है। जैसे कि दही बड़ा,
अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर डूबा हुआ तीनों पद लुप्त हो गए। तत्पुरुष समास में हम क्या तत्पुरुष विभक्तियों के आधार पर होता है। तत्पुरुष समास पूरे विभक्ति के ऊपर चलता है। तो इसमें क्या है? जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्तियाँ का लोप हो वह कर्म तत्पुरुष होता है। आप लोग सब सीखे हैं विभक्तियाँ, जो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, जो ये सब विभक्तियाँ हैं उनका लोप होता है। तो उस हिसाब से हर एक समास होता है। तभी हम कर्म तत्पुरुष देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद। कर्म तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। यहाँ सब ये जो है तत्पुरुष समास पूरे में हमको विभक्तियों का लोप होता है। तो अब कर्म तत्पुरुष समास में कर्म का लोप हो जाता है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म को। किसको? कर्म को। यहाँ करने को विभक्ति का लोप हो जाता है। हम इसका विग्रह करते समय को लगा देते हैं। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ऐसे करण तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो वह करण तत्पुरुष होता है। करण से, क्या है? करण से। तो यहाँ कने किस विभक्ति का लोप होता है? से। अकाल पीड़ित, तो यहाँ कने हम विग्रह करते समय लिख दिया अकाल से पीड़ित, विभक्ति का लोप हो गया। विग्रह करते समय हम विभक्ति लिख दिए। गुण युक्त, गुण से युक्त। अब ऐसे ही भूख मरा, भूख से मरा। तो देखिए यहाँ कने से विभक्ति का लोप है तो से लिख दिए। मन माना, मन से माना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान क्या होता है? संप्रदान की विभक्ति के लिए, के लिए। संप्रदान के लिए। जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जहाँ करें के लिए का लोप होता है। अब देख लेते हैं क्रीड़ा क्षेत्र। किसके लिए क्षेत्र? क्रीड़ा के लिए। हम समास का विग्रह करते समय के लिए लिखेंगे। विद्यालय, किसके लिए आलय? किसके लिए? विद्या के लिए आलय। तो यहाँ करें के लिए लिखे। हाथ घड़ी, किसके लिए घड़ी? हाथ के लिए घड़ी। तो यहाँ करें के लिए। ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। अब यहाँ करें क्या है? आपादान। आपादान से, आपादान से यही आता है। तो आपादान तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में आपादान की विभक्ति अर्थात से भाव का लोप हो उसे आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। ऋण मुक्त, किससे मुक्त? किस से। देखो हम उच्चारण करते समय भी से कह रहे हैं। ऋण से। तो ये हो गया आपादान तत्पुरुष। गुणहीन, किससे हीन? गुणों से हीन। पथ भ्रष्ट, किससे भ्रष्ट? पथ से, मतलब मार्ग से भ्रष्ट। तो ये हो गया आपादान
अब संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे देख लेते हैं, अमृत धारा, किसकी धारा, किस की, देखो संबंध आ रहा है, किस की, अमृत की धारा, ये संबंध बता रहा है। ये अमृत और ये धारा, ये दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कि। उद्योगपति, उद्योग का पति, गंगा तट, गंगा का तट, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, जल धारा, किसकी धारा, जल की धारा, इसे कहते हैं समास। अधिकरण में, अधिकरण क्या है, अधिकरण में और पर, अधिकरण में और पर। तो जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में और पर का लोप होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। किसका लोप होता है, में और पर का। तो हम जब इस समास का विग्रह करते हैं तो उस समय हम इन विभक्तियों को उसमें ऐड करके लिख देते हैं। आनंद मग्न, किसमें मग्न, आनंद में मग्न, देखो में लगा दिए। कार्य कुशल, किसमें कुशल, किस में, देखो हम क्वेश्चन करते समय भी किस में, तो कार्य में, किसमें, कार्य में कुशल। गृह प्रवेश, किसमें प्रवेश, गृह में, इस तरह। तो ये अधिकरण आप देख लेते हैं। द्विगु तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास कहते हैं जहाँ समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है। मतलब पहले पद में क्या होता है, हमेशा नंबर आते हैं, हिंदी के जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। जब पहला हमको नंबर दिख गया तो वो हो गया द्विगु तत्पुरुष समास। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, चौमासा, चौमासा, चौ मतलब चार, चार मासों का समाहार। आप यहाँ करें समाहार लिख सकते हैं, नहीं तो समूह, समाहार भी लिख सकते हैं, नहीं तो समूह भी लिख सकते हैं। चौराहा, चार राहों का समाहार, नहीं चार राहों का समूह, समूह भी करेक्ट है आपका, समाहार भी करेक्ट है। पंजा, पंजा बोले से पंच, पंच अटे पाँच, पाँच आबों का समाहार। शताब्दी, शताब्दों का समाहार। तो इस तरह पहले पूरे में संख्या आ जाती है। संख्या आ गए। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। पहला पद हमेशा विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होता है। अथवा उपमान और उपमेय, मतलब एक दूसरे का कंपैरिजन चलता है। आपका विशेषण रहेगा, नहीं तो उसमें तुलना रहेगा। आपका विशेषण दिख गया, पहला पद में विशेषण दिख गया, दूसरा पद विशेष होता है, तो पहला पद आपको विशेषण दिख गया और दूसरा पद विशेष हो गया, नहीं तो उपमान और उपमेय दिख गया, तो आपका कर्मधारय समास होगा। इसमें क्या आपका तुलना चलता है, विशेषण हो नहीं तो एक का दूसरे के साथ तुलना, तुलना दिखे, तुलना मतलब कंपैरिजन दिखे, तो कर्मधारय समास। अंधा, अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधा क्या हुआ, इसमें विशेषण है अंधा।
तो पहला पद में आ गया अंधा, विशेषण अध पका, अध पका, कुछ भी हो, पका आधा है, आधा है जो पका, आधा पका, विशेषण कु बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, तो यहाँ करें विशेषण दिख रहा है। दुरात्मा, बुरी जिसकी आत्मा है, बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा, तो यहाँ करें विशेषण दिख रहा है। दुष्चरित्र मतलब जिसका चरित्र बुरा है। नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ का ये जो नीला है ये भी विशेषण है। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ये भी विशेषण है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, ये पूरे विशेषण है। और सभी में दूसरा पद विशेष्य है। यहाँ करें अब उपमेय, उपमान और उपमेय देख लेते हैं। कमल नयन, तो कमल के समान नयन, नयन मतलब आँख होता है, वो आँख किसके समान है? कमल के जैसे, लोटस के जैसे आँख है। तो यहाँ करें कंपैरिजन चल रहा है, तुलना चल रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? कौन सा होगा? कर्मधारय समास। घन श्याम, घन मतलब बादल, बादल के समान श्याम, तो यहाँ भी तुलना चल रहा है, जैसे कि बादल काले होते हैं उस तरह। चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब पैर कैसे हैं? कमल जितना सॉफ्ट होता है उतना सॉफ्ट पैर है, तो यहाँ का भी तुलना है। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्रमा जितना सुंदर है उतना सुंदर चेहरा, तो चेहरे की तुलना चल रही है। ऐसा हुआ तो ये कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, जिस समास पद में दोनों पद समान हो वह द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों का मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाते हैं और उसमें और लगा दिया जाता है। इसमें दोनों पद समान होते हैं, ना कोई पद ज़्यादा ना कोई पद कम, दोनों पदों का समान महत्व दिया जाता है। देख लेते हैं उदाहरण। अन्न जल, इसका विग्रह करने पर क्या होगा? अन्न और जल, यहाँ करें जो बीच में योजक चिन्ह थी उसे हटा दिए और लगा दिए और। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। भाई बहन, तो देखिए यहाँ कर योजक चिन्ह को हटाकर लिख दे रहे हैं और। भाई बहन, भाई और बहन। लाभ हानि, लाभ और हानि। इसी तरह बीच के जो योजक चिन्ह होती है उन योजक चिन्हों को हम हटाकर विग्रह करते समय और लिख देते हैं। द्वंद्व समास में आगे देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसमें किसी थर्ड पर्सन की ओर इंडिकेट करते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलाकर किसी थर्ड पर्सन को, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी और थर्ड पर्सन के बारे में ही बताते हैं, संकेत करते हैं। ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे एक दंत, अर्थात एक दंत वाला होता है गणेश। यहाँ एक और दंत में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे किसी शब्द को भी। यह दोनों गौण प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद अर्थात गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम बहुव्रीहि समास में लेते हैं। बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं होता, ये मिलके थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन की ओर संकेत करते हैं। जैसा मान लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। कान फटा, कान है फटा जिसका,
फकीर। कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात भगवान राम, कमल नयन। गजानन, गज के जैसे आनंद वाला गणेश। अब नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, मतलब नीला कंठ है जिसका शिव। तो इस तरह के जो होते हैं इसमें ले लिया जाता है। दशानन, तो 10 सिरों वाला कौन होता है? रावण। ऐसे सारे चीज इसमें ले। बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। अभी आप लोगों को डाउट आएगा, यहाँ कने कमल नयन है, हमने तो कर्मधारय समाज में भी कमल नयन देखा है और बहुव्रीहि समाज में भी देखा है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उस समय हमने इसे कैसे अलग किया? कमल नयन, कमल के समान नयन। अलग कैसे किए हम? कमल के समान नयन, तब हो गया है कर्मधारय समास। और यहाँ करें हम अलग कैसे करें? कमल जैसे नयनों वाला। अलग करने के, इसको विग्रह करने के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस समाज में जाएगा। यहाँ से हमारा समास कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।